राहु जहां आ जाता है वहां होता कुछ है और दिखता कुछ है। एकमात्र ग्रह जो कि सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी ग्रह सूर्य के साथ आएगा वो अस्त हो जाएंगे। सभी ग्रहों को एक तरीके से किसी ना किसी तरह का दोष कौन लगा देता है? राहु। जय श्री कृष्णा, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। और आज हम आपके सामने लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और एज यूजुअल जैसे आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आपकी सारथी हूं। मेरा नाम तृष्णा चतुर्वेदी है और आपके साथ है अभय। आप इनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और तरुण, एज यूजुअल इनका शो है तो इनको तो आप जानते ही होंगे, पर आज ये हो क्या रहा है? आज मैं रहने वाला हूँ चुप, क्योंकि सब कुछ आज। तरुण जी एक बात बताओ। हाँ जी। चुप तो आप बाद में रहोगे, लेकिन इंट्रोडक्शन इनसे स्टार्ट। मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरा ध्यान यहाँ है। मैं कहा तरुण जी शुरू करेंगे, अभी बात होगी। बोल तृष्णा जी। उसका राज भी यही बताएंगे कि आज सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। और राहु जहां आ जाता है वहां होता कुछ है और दिखता कुछ है। बिल्कुल। तो ये भ्रम का जो पर्दा है ये राहु है। लेकिन सॉरी किसी और के घर में आके। घर भी आपका ही है। चैनल तो आपका है। चलिए जी, हम चालू करते हैं। तो बिल्कुल चालू करते हैं मैम। तो राहु के ऊपर तो बात मैम हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत बढ़िया आपसे सवाल आप दोनों से पूछना है कि आप दोनों हो एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल मतलब वो वैसे वाले जैसे अंबानी और अडानी वाली बात है ना, कि दोनों एक दूसरे के एकदम वो है, मतलब ऑपोजिट है, मतलब वर्सेस। ऑपोजिट नहीं, वर्सेस मतलब कि एक प्रोफेशन एक प्रोफेशन दोनों चाहते हैं कि मैं ऊपर जाऊं। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, बहुत इजी। आप कह सकते हो, हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान, बस। तो ये आप दोनों एक ही प्रोफेशन में होते हुए भी एक ही पॉडकास्ट पे आके बहुत आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात कर लेते हो। और ये कैसे हो रहा है? ये दो डॉक्टर एक दूसरे की दवाई कैसे खा रहे हैं? पहले मुझे ये बता दो, उसके बाद राहु के ऊपर बात करेंगे। नहीं, पर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी उल्टी चीज है ना। बात हम राहु की कर रहे हैं और ये भी उल्टी चीज है। दो लोग ऐसे बैठ के, दो एस्ट्रोलॉजर जो एक दूसरे की काट लगाने में लगे रहते हैं। ज्ञान पे किसी का आधिपत्य है क्या? ज्ञान बांटने पे किसी का आधिपत्य है क्या? आज क्या मैं ये कह सकती हूं कि मुझे पूरी तरीके से सिर्फ मुझे ही हर चीज का ज्ञान है? या आप ऐसा कह सकते हो अभय कि हर चीज का सिर्फ आप ही को ज्ञान है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान क्या है? किसी अच्छी चीज को लोगों तक बांटना। अब वो एक मुख से जारी, मैं तो जीवन भर तो नहीं चलने वाली, या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं अमर हूं और मैं हमेशा बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती रहूंगी, बताती रहूंगी, सिखाती रहूंगी, लोगों की कुंडलियां देखती रहूंगी। वैसे ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इस बात से कि मैं बहुत महंगी एस्ट्रोलॉजर हूं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और कितनी कुंडलियां ले लूंगी? मैं तो साफ बोलती हूँ कि मैं दिन की 3 से ज्यादा नहीं लेती। मुझसे तो लाख गुना ज्यादा अभय काम करते हैं। मैं तो 3 के अलावा चौथी कुंडली पर हाथ ही नहीं रखती, क्योंकि मुझे मेरी बहुत सिस्टम है, मुझे उसी से चलना है। तो जो और लोग हैं उनका क्या होगा? जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे उनका क्या होगा? उनको कोई अच्छा व्यक्ति तो चाहिए ना, उनके बारे में बताने वाला, उनको चीजें ज्ञान देने वाला। और हर समय ना हर किसी का एक माइंडसेट होता है जी। मेरे सोचने का दृष्टिकोण एक तरह का है, अभय के सोचने का दृष्टिकोण एक तरह का है, किसी और के सोचने का दृष्टिकोण एक तरह का है। तो हम टीम बनकर काम क्यों नहीं कर सकते? प्रतिस्पर्धा करना जरूरी है। तरुण भाई, जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ ना तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ज्योतिष और हमारे ग्रंथ ये समुद्र हैं, इसमें इतना कुछ है। अभी तक आपको पता है ना, हम साइंटिफिकली सिर्फ 2% चीजें एक्चुअल में ओशंस और सी से डिस्कवर कर पाए। तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, वो अपनी रिसर्च करें, जब हम मिल जाएं तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। बिल्कुल। ये चीज हमारे दिमाग में तब आई जब एक केस आया ऐसा जिसके अंदर ना वो बेचारे मेडिकली थोड़े से किसी प्रॉब्लम में थे, कोई सिस्ट था, उसका ऑपरेशन था, एम्स की बात है ये। तो वहां पर उन्होंने बोला कि आपको हम कल बुलाएंगे। तो जब उनसे पूछा गया कल क्यों, इतनी सीनियर डॉक्टर है वो, उन्होंने बोला हम डॉक्टर की टीम्स ना एक मीटिंग करेगी। एंड ऑफ द डे उनका पर्पस क्या है? उतनी सीनियर डॉक्टर को आता नहीं है, उसका तो एक्सपीरियंस ही 40 साल का था, ताकि वो अपने पेशेंट को बेस्ट क्योर दे सके।
अच्छा। यानी कि उसको लगा कि मुझे अपनी टीम के साथ मिलकर डिस्कशन करनी है, सारे डॉक्टर्स उस लेवल के बैठेंगे, बात करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो ज्योतिष के अंदर क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? जरूर आज आप लोगों ने बोला कि हम उल्टा चल रहे हैं, राहु वक्री रहते हैं, उनकी चाल उल्टी है, लेकिन ज्योतिष तो बृहस्पति हैं, गुरु हैं, तो एंड ऑफ द डे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। गुरु कभी भी आपको पृथक नहीं करेंगे किसी से भी। पृथक करने वाला व्यक्ति जो होगा उसके ऊपर राहु ही हावी होगा। आपके सर पे कौन बैठता है? राहु। आपके सर को भ्रमित कौन करता है? राहु। जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों को एक तरीके से किसी ना किसी तरह का दोष कौन लगा देता है? राहु। गुरु के साथ बैठ जाएगा, गुरु चंडाल बना देगा। चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा, ग्रहण बना देगा। सूर्य के साथ बैठ जाएगा, ग्रहण बना देगा। मंगल के साथ बैठ जाएगा, ग्रहण बना देगा। आपका शुक्र के साथ बैठ जाएगा। ऐसे व्यक्ति का शुक्र जिसका अच्छा होता है उसको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है, बहुत अच्छा उन दोनों के बीच का ट्यूनिंग होता है। लेकिन आप वहां राहु को घुसा दीजिए, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में आ गया, फिर देखिए आपका वही जो आपको बहुत प्यार करने वाला इंसान है वही आपको धोखा देना चालू कर देगा। मैम इसकी राहु की कहानी आप मुझे थोड़ी सी बताओ ना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो हम बहुत एडवांस कोर्स में देखिए, पहुंच गए बहुत सबसे जल्दी। पहली चीज आप ये समझिए कि जैसा इन्होंने बोला, राहु एकमात्र ग्रह जो कि सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी ग्रह सूर्य के साथ आएगा वो अस्त हो जाएंगे। हमने बात कंबस्ट भी अस्त करी बहुत थी। बार की थी। सिर्फ एकमात्र ग्रह जो सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं वो राहु है। अच्छा, वो उनको भी दबा देते हैं। और राहु क्या है? छाया। छाया, ये हम सब जानते हैं, छाया की बात भी करते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी है कि छाया हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, लेकिन हम कभी छाया का पीछा करते हैं? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप अपनी कुंडली में वो ही करते हो। जहां राहु होते हैं वो आपकी ऑब्सेशन बन जाती है, आपका फतूर बन जाता है, और आप उसको पीछा करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। अच्छा, राहु की उत्पत्ति कैसी हुई, क्या ये ओरिजिनलिटी है, काल्पनिक कथा है, उसके बारे में ही आपको बहुत बेहतर से बताएंगे। बट मेरा एक छोटा सा एक विडंबना है, एक मन में एक चीज आ रही है। एक दिन ना, मैं अभी कुछ समय पहले एक ऐसे ही, जनरली तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं होता हूँ क्योंकि वो भी राहु है, मैं बहुत कम होता हूँ, बहुत होना चाहिए आपको। मैं जनरली नहीं होता, तो मैं ऐसे ही मतलब वो कर रहा था, स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो एक छोटी सी क्लिप मेरे पास आई। एक बहुत ही प्रमाणित, मतलब बहुत नोन पंडित है, अच्छा, जिनके उनकी- ऊपर राहु का बहुत आशीर्वाद है। उनकी आई, न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत बड़े हैं और एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी अभी कुछ समय से वो नजर आ रहे हैं, फेमस है। फेमस, एडवर्टीजमेंट भी बहुत आता है उनका, सिखाते भी हैं। उन्होंने एक ऐसी बात बोली, तब से ना मेरा थोड़ा सा दिमाग बंद है। और आपने ये प्रश्न पूछा ना, तो मेरा भी ये प्रश्न है ऑलरेडी कि भाई राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग समुद्र मंथन से राहु की उत्पत्ति या कैसे हुई वो अभी आपको 2 मिनट में पता लगेगी। कृष्णा जी बहुत अच्छा बताएंगे। लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जो कि पौराणिक समय में ऋषि मुनि बता रहे थे पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि पब्लिक इंटेलेक्चुअली उतनी हाई नहीं थी, मतलब उतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं था। अच्छा, तभी कि भाई आप वो- ये सोचिए अब है कि उसी टाइम पर, उसी वक्त पर सारे वेद लिखे गए, उसी वक्त पर सारे निषेध उपनिषेध लिखे गए। हम आज जिस भी चीज को हम रिसर्च करने जा रहे हैं, वी आर नॉट सर्चिंग एनीथिंग, वी आर ओनली रिसर्चिंग। एग्जैक्टली, राइट। आप रिसर्च कर रहे हो जिस चीज को, वो उन्हीं मूर्खों ने तो लिखा था। अब है वो पढ़े लिखे कहाँ थे? वो इंटेलेक्चुअली हाई नहीं थे, वो कथाएं हैं। अब वो ऋषि मुनियों ने समझाने के लिए, पब्लिक को मैसेज देने के लिए वो कथाएं लिखी, ऐसा उनका कहना है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो राहु के तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर अभय जी फिर तो अगर समुद्र मंथन सिर्फ एक कथा है तो फिर तो महादेव शिव भी फिर एक कथा है। उन्होंने तो लक्ष्मी जी भी कथा है। उन्होंने बाली और सुग्रीव को भी बताया कि वो भी आपके अंदर ही एक मतलब मैसेज देना है। तो उस समय के ऋषि मुनि इंटेलिजेंट थे, लेकिन पब्लिक इंटेलिजेंट नहीं थी। समझ में नहीं आई मुझे बात। और दूसरी बात है कि अगर ये सब कथाएं हैं या ये सामने काल्पनिक है, देखो मैं एक सच बात बिल्कुल आपको तरुण जी, बिल्कुल ठाकुर जी सामने झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भी आजकल का एक मॉडर्न लड़का हूं और मैं भी प्रैक्टिकलिटी में बहुत बिलीव करता हूं, लेकिन परमात्मा नहीं है और ये कथाएं सिर्फ कथाएं हैं, इस पे मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा अभी कुछ समय पहले ही।
अच्छा। मैंने ना, जैसे मैंने आपको बोला ना, हम एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, दिन में एक बार बिना काम के भी हम बात करते हैं। तो मैंने इनको फ़ोन मिलाया उस दिन, मैं कहा त्रिशला जी आज मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले क्यों परेशान क्यों? मैंने बोला मैं ने कुछ चीज़ें देखी हैं, मेरी ग्रैंडमदर है, एज फैक्टर हो गया था, सो लास्ट समय है, लेकिन ना वो हॉस्पिटल में है और एज पर डॉक्टर्स अभी वो कितना समय ऐसे रहेंगी पता नहीं, 2 ही दिन होते उन्हें भी हॉस्पिटल गए हुए। तो उनको मैं पूरे जीवन भर देखता आया हूँ कि कैसे वो परमात्मा की सच्ची निष्ठा से पूजा करती थी, नित नियम करती आई, नित नियम परमात्मा को। परमात्मा आपको मटेरियल गेन्स के लिए आप पूछ के कंपीट करोगे कि भाई मैं पूज रहा हूं, मैं आज भक्ति कर रहा हूं, मेरे पास तो करोड़ रुपया आना चाहिए, यू आर रॉन्ग। ये मोक्ष का स्थान है। एग्जैक्टली। आप मोक्ष के लिए बोल सकते हो कि हमें मोक्ष यहां से मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी भक्ति का मुझे पैसा चाहिए, मैं तो इतनी भक्ति करता हूं, मैं तो तिरुपति बालाजी को क्या मेरे पास पैसे नहीं आए, ये गलत बात है। तो मैंने बोला कि छोड़ दीजिए ना मटेरियल गेन्स, उनका जीवन क्या रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मोक्ष तो मिलना चाहिए। अब तो वो शी इज नॉट इन हर सेंसेस, सिर्फ 2 दिन। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला कि जी मेरा मन बड़ा ऐसा विचलित सा हो रहा है, मैं 2 दिन से मंदिर भी नहीं गया। तो बोले ये तो गलती कर रहे हो आप। यही होता है ना कि एक दूसरे से बात करके कभी कभी आप भटक जाते हो, आपका मन वो होता है। बोला गलती कर रहे हो, अभी आपने आज का दिन देखा है, इतने ज्ञाता हो, पंचांग खोलो। मैंने इनके बात सुनते ही पंचांग खोली, मैंने कहा हाँ अभी तो दिन ही अच्छे नहीं निकल रहे। बोले किस दिन अच्छा आएगा? मैंने कहा 10 तारीख। कहते 10 तारीख को बात करेंगे। यू वोंट बिलीव इट, 10 तारीख क्या समझ लीजिए, जैसे ही पंचांग में तिथि परिवर्तन हुआ और उनको मोक्ष प्रदान हो गया। अच्छा। परमात्मा है और है। आप भक्ति करिए, आप भक्ति ना कीजिए, लेकिन जो वर्ड आजकल बड़ा फेमस हो रहा है ना, नार्सिसिस्ट, प्लीज इसको फॉलो मत कीजिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा 2 दिन मन बहुत उच्चाट हुआ, और मैं सच बात बता रहा हूं, इसी महीने की। इतने सालों से मैं पढ़ता आ रहा हूं, तब भी मन उच्चाट हुआ कि यार सब कुछ हम यही देखते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकलिटी ही है, तो कैसे प्रदान होता है मोक्ष? मेरे सामने जीता जाता एग्जाम्पल। जितनी मेरी उम्र है तब से मैं उनको नित्य नियम परमात्मा के आगे देख रहा हूं। तो वैसे ही जिस समय पंचांग में तिथि परिवर्तन हुआ, जैसे ही शुक्ल पक्ष आया 10 तारीख को, 9 तारीख तक तो था नहीं, जैसे ही आया सारे दोष खत्म हुए, परमात्मा ने उनको अपने शरण में बुलाया। और सुनिए, 2 दिन से वो सेंसेस में नहीं थी, उन्होंने कोई वर्ड नहीं बोला। जिस समय में उनके प्राण निकले तो अचानक से एक बहुत तेज आवाज आई उनके गले से। तो कहते हैं गले से प्राण निकले होंगे। तो जो इंसान कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो अचानक बोला कैसे? परमात्मा है, आत्मा भी है। ये नार्सिसिस्ट और ये बोलना कि ये काल्पनिक है, ये कथाएं आपको समझाने के लिए बनी, वो मैसेज दे रही हैं, मैं मानता हूं। आप उससे सीखें। परमात्मा ने अवतार लिए सिखाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ मैसेज ही है, क्योंकि वहां की पब्लिक इंटेलेक्चुअली आई नहीं थी, हम इंटेलेक्चुअली आए नहीं है। यस एग्जैक्टली। वो तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करते थे, वो ऋषि मुनि अपने बुजुर्गों द्वारा अपने घर की परंपराओं को वो इतना प्रेम से अपना लेते थे कि वो अपने माँ बाप से कभी ये नहीं कहते थे आप तांबे के गिलास में पानी क्यों पिला रहे हो, हम तो बोतल में पियेंगे, हमें तो बहुत शेम फील होता है, हम स्टाइलिश बोतल लेके जाएंगे, हम नहीं पी सकते। वो अपने माँ बाप से तर्क वितर्क नहीं करते थे। अगर माँ बाप ने ये कह दिया ना, बेटा इस जगह पे यहाँ बैठ के पूरब की तरफ मुख करके ही खाना खाना है और धरती पे बैठ के ही खाना है, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़े खड़े परांठा रोल करके खा के चले जाएं। वो हमसे ज्यादा संस्कारी थे, तो मुझे ऐसा लगता है वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और उन्हीं के ज्ञान को अगर आप अपने जीवन के अंदर, जो लोग मुझसे इस बारे में तर्क वितर्क करते हैं ना, अबे मैं तो उनको साफ चैलेंज करती हूँ, 2 साल के लिए ना छोड़ दो सारी परंपराएं। आप बिलीव करोगे, मेरे पास पूरे मंथ में 95% फॉरेनर्स होते हैं मुझसे कंसल्ट करने वाले। करेक्ट। वो ज्यादा, बल्कि आजकल ये मेरे ख्याल से जो भी कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो यही बात बोलेगा। जो बिल्कुल एब्रॉड में कल्चर, उनकी सरेंडर प्रोस्पेक्ट कहीं गुना ज्यादा। तो आपको जो मैंने ये बेस बताया ना, ये इसलिए बताया क्योंकि आपने एक अचानक से क्वेश्चन पूछा था कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहीं इतने बड़े लोग अगर ऐसा बोलेंगे कि ये कथाएं काल्पनिक है, तो फिर राहु की उत्पत्ति तो काल्पनिक हो गई। इसमें मुझे एक फिर आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? इसमें अभी मुझे एक चीज गलत और लगती है कि जिस युग में ये लिखी गई जी, उस टाइम तो हमारे वेदों के हिसाब से वहाँ के लोग, उस टाइम के लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एनलाइटेंड थे। तो ये कहना कि वो लोग स्पिरिचुअली इतना एनलाइटेंड नहीं थे, इसलिए उनको समझाने के लिए लिखी गई। और थोड़ा जो आपने एक बात और बोली थी, जब अभी हम बात कर रहे थे इसी बारे में कि थोड़ा सा एग्रेशन भी था, वो तो गुस्सा भी हो रही थी, हम इसी बारे में बात करते कि उस समय में ऋषि एक जगह पे कहानी लिखेंगे और
उतना ट्रैवल करके मंदिर बनाने चल जाएंगे। हाँ भाई, आप कोई सोशल मीडिया पे तो हो नहीं कि पाकिस्तान में लड़की ने रात में एक डांस करा और वो अगले दिन वर्ल्ड वाइड वो जो है मिलियंस में चला गया। आपके पास ना फोन थे, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ था। एक ऋषि ने एक पेड़ के नीचे बैठकर कितने अपने शिष्यों को दे दिया। एक आप सोचिए, अगर मुझे गुड़गांव से उस समय दिल्ली भी जाना होता तो आप इमेजिन करके देखिए कि मुझे कितने दिन का ट्रैवलिंग करना पड़ता, तब मैं जाकर दिल्ली में दूसरे ऋषि के पास पहुंच पाती। एक ऐसे टाइम में, एक ऐसे युग में जिसमें आपको अपनी बात को पहुंचाने के लिए 1000 गुना ज्यादा एफर्ट्स करने हैं। और यहां भी वही बात हो रही है, श्रीलंका में भी वही रामायण बोली जा रही है, थाईलैंड में भी वही रामायण बोली जा रही है, वहां भी उसके प्रमाण मिल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? और उसी टाइम के मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाद में लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर वहां पर नई उस टाइम पे लिखी गई। नहीं जी, आप थोड़ा सा ना रिसर्च करिए चीजों पर। माना मैंने कि आप आपका एक बात करने का या किसी चीज को बताने का भी एक भाव होता है। जैसे मैं सबको ये बोलती हूँ कि ठाकुर जी को पूजने से पहले ठाकुर जी को समझो। Perfect. लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं, ठाकुर जी की जो गीता है वो एक काल्पनिक है, ठाकुर जी की लीलाएं काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे हो सकती? आप कितनी कल्पना कर सकते हो? मतलब ये तो वाली बात हो गई कि गीता का जो पाठ जो अर्जुन को उन्होंने दिया अपने साक्षात रूप में, वो भी फिर मिथ है। यही तो बात है ना कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी दुनिया आपको देख रही है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होने एक अच्छी चीज है, राहु का इम्पैक्ट लाओ, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा कि अरे यार ये तो मॉडर्न तरीके से हमें पढ़े लिखे तरीके से बता रहा है, बट अपनी जड़ को मत भूलो, जिस चीज रूट्स को मत भूलो। जिस चीज से ये पेड़ उगा हुआ है, कल्पना नहीं है, आप माने चाहे ना माने। और सच में पता है, मैं इसको अनपढ़ होना बोलूंगी, मैं इस चीज को अज्ञानी होना बोलूंगी। वो लोग तो बहुत ज्ञानी थे जो हमारे ऋषि मुनि, अब पूर्वज हमारे जो थे, मैं तो कहती हूँ वो तो घर की एक सिंपल अंगूठा छाप लेडीज भी इतनी ज्ञानी थी कि आप उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप आज की चीजों को खड़ा कर दीजिए और आप उनकी गृहस्थी को चलाने के मैनेजमेंट को खड़ा कर दीजिए, आप ये पाएंगे कि वो लाख गुना ज्यादा बिना किसी चीज के, बिना किसी साधन के उन्होंने जो चीजें बिल्ड करी है ना, वो तो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से बहुत ऊपर है और परे है। जो सो कॉल्ड अगर आप देखा जाए जो विकसित देश हैं, वो घूम के वापस वहीं जा रहे हैं। साहब आप ना थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे जो 4 शंकराचार्य जी हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स विदेशों से उनके पास आते हैं और हमारे ग्रंथों पर उनसे रिसर्च करवाते हैं, डिकोड करवाते हैं। बिल्कुल। और उनसे रिसर्च करवाने के लिए उनसे बात करते हैं, उनसे बोलते हैं, और उनको कितना बोलते हैं कि आप चलिए, आप हमारे वहाँ आइए, और वो कहते हैं नहीं, हम अपना देश छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये आप इन चीज़ों को कहें कि वो, हाँ, वो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो अनपढ़ थे क्योंकि वो अपने संस्कारों को, अपनी चीज़ों को कभी भी किसी और चीज़ के साथ मिक्स नहीं करते थे। अगर उस समय के ब्राह्मणों का नियम था, ऋषियों का नियम था कि उनको सूर्य उदय के समय अपने सूर्य देव को जल अर्पित करना है तो करना है, संध्या वंदन करनी है तो करनी है, वहां पर वो कोई तर्क वितर्क नहीं होता था कि शाम को जी हम पार्टी में चले गए तो आज की संध्या वंदन रह गई। वो जो कार्य कर रहे थे ना, वो अपने कार्य के लिए वो बहुत सटीक थे। उन्होंने चीजों को मिक्स नहीं किया कभी भी। जो ऋषि थे वो ऋषि ही रहे, वो बिजनेसमैन नहीं हो गए। तरुण भाई, देखा आपने, हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, राहु की, टॉपिक देखो कहां से कहां चला गया। बिल्कुल, यही राहु है, कहीं का कहीं पहुंच गया जिसका कोई कहाँ आपने बोला था कि स्टोरी बताओ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब ये हमें कोई प्लान्ड तो नहीं है, बिल्कुल, ये कल्पना नहीं है, ये सच है। जब भी आप राहु के बारे में या राहु देव को याद करोगे तो ऐसे ही घूमोगे। तो फिर राहु की मैम कथा तो बता दो। मैं राहु की कथा बताने से पहले आपको एक चीज ये बता दूं, हम राहु के ही युग में जी रहे हैं क्योंकि ये कलयुग जो है वो राहु का युग है। अच्छा। और हम डिपेंडेंट ही राहु पर हैं ऑल द टाइम ना। हमें नॉलेज चाहिए, हम गूगल बाबा सर्च करते हैं, हम योग्य व्यक्ति सर्च नहीं करते। हम आज तक आपके पास किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा होगा कि तरुण कोई बहुत अच्छा आपके नजर में डॉक्टर हो तो बताओ, या आपकी नजर में कोई बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति हो तो बताओ। नहीं, गूगल पे जाते हैं, वहां पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, जिसको ज्यादा रेटिंग मिल रही होती है, चाहे वो रेटिंग वो खुद डलवा रहा है, चाहे वो दूसरे का वहां पर जाके कोई उसके बारे में उल्टा सीधा भी लिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें वहां रेटिंग अच्छी मिल गई, दैट इज राहु, हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया। ठीक, अगर रेटिंग जिसकी कम है हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जबकि शायद वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है ना। तो एक आपने देखा है, अभी एक बहुत बड़ा अभी एक केस सामने आया था। एक मैट्रिमोनियल कंपनी है,
वो 150 करोड़ रुपया उन्होंने कमा के अपनी कंपनी से और वो गायब हो गए अच्छा। मार्केट से, और सब परेशान हैं, सब उनको ढूंढ रहे हैं कहाँ है। तो अभी बहुत बड़ा ये स्कैंडल हुआ था, अगर आपने देखा हो तो। राहु है। आप मुझे बताइए ना, आजकल कितनी राहु के द्वारा हुई शादियां टिक पा रही हैं? शादियों का तो डिवोर्स रेट तो बढ़ता ही जा रहा है मैम, ऑल ओवर इंडिया भी बोलूंगा और वर्ल्ड में तो पहले ही हाई था। पहले इंडिया क्या में होता था, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता था, लोग सटीकताएं देते थे, हाँ उस परिवार को हम जानते हैं, व्यवहार बनाते थे, जानकारी होती थी, 10 जगह उस चीज को पूछा जाता था, जाना चाहता था। तो आप एक तो राहु के वर्ल्ड में काम कर रहे हो, और दूसरा आप राहु के माध्यम से अपना जीवन चला रहे हो। अच्छा, तो आप डिपेंडेंट हो गए हो राहु की हर चीज पे। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट भी राहु है, कॉम्बिनेशन तो वही है। अच्छा। घुमा फिरा के। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको यूज नहीं करना, इसको सही मात्रा में और कैसे यूज करना, इसको हम जैसे पर हाउसेस में जाएंगे तो समझ में आएगा। तो आप जब राहु का ही सब कुछ लेके चल रहे हो, तो पहले तो आप समझो कि आप किसके पास किस कार्य के लिए गए हो। ओके। ठीक है, तो मेरा बस इतना सा कहना होता है कि अगर आप किसी चीज में हो, जैसे मैं अगर आज ज्योतिष में हूं, मैं अपने ठाकुर जी को बहुत मानती हूं, तो फिर मैं किसी भी चीज पे तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करती। मैं ये नहीं बोलती कि ये काल्पनिक था, मैं ये नहीं बोलती कि पीरियड्स में औरतों को कुछ भी करने की इजाजत है। मैं किसी भी चीज पे तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करती। रीजन बीइंग, मेरा जो फील्ड है, मैंने उस फील्ड के अंदर बहुत पढ़ा है, अपने जीवन के 36 साल दिए हैं, तो मैंने बहुत पढ़ा है। मेरे पास में, आपके पास कितने लोग होंगे जो आपको इन चीजों का लाइव एग्जांपल देंगे? मेरे पास अनगिनत लोग हैं जो इन चीजों का लाइव एग्जांपल है, जिनकी हानियां हुई हैं इन चीजों से। मैंने लोगों के घर तबाह होते देखे हैं, मैंने अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को बर्बाद होते देखा है, इन सब चीजों के इन्फ्लुएंस में आके या ये गलतियां करके। मैंने अच्छे भले करोड़पति लोगों को सड़क पे आते देखा है, और मैंने अच्छे भले झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को इन चीजों को मानकर जानकर, और सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल तो मैं बैठी हूं आपके सामने। मैं सिर्फ आज जो हूं, जैसी हूं, जहां हूं, वहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे ठाकुर हैं, और मैंने कभी उनकी किसी चीज पर कभी भी टिप्पणी नहीं की है, संदेह नहीं किया। तो जो चीज मैं, देखिए, जो कहते हैं ना, अगर कोई चीज आपको रोजी रोटी, आपका घर चला रही है, आपको 2 रोटी अगर उस चीज के लिए मिल रही है, तो आपको उस पर लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। आप अपना कर्म करिए, जो आपका कर्म है आप वो करिए। आपको सही लग रहा है, आप उसको पॉजिटिव मैनर में लोगों को समझाइए। आप ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, तो आप अज्ञानता मत फैलाइए। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है। काल्पनिक नहीं है, हमारी जो भी चीजें हैं उनके सबके प्रमाण हैं, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी वेद उठा लीजिए, कोई भी निषेध उपनिषेध, आप कोई भी हमारा पुराण उठा लीजिए, उठाइए तो सही, पढ़िए तो सही, जानिए तो सही, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा। बिल्कुल, हर एक चीज का आंसर मिलेगा। कोरोना आएगा, ये भी हमारे पास पहले से प्रमाणित लिखा हुआ था कि कोरोना आएगा। आप पढ़ना नहीं जान पाए, आप ये बोलिए, आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, आपको ठीक से गुरु मिले नहीं। तरुण भाई, मैं ना इस पे, इन्होंने एक बात बोली है कोरोना पे, मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ। जरूर देखना, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि अरे त्रिशला जी, कोरोना है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ये मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी है ना, आप लोगों के मन में भी आएगा कि यार पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स या इतनी अपने आपको बात करते, उसका रीजन बताता हूँ। जैसे एक फील्ड में एक MBBS डॉक्टर होता है, एक MD स्पेशलाइजेशन होती है, ऐसे ना एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है। अच्छा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी काम करती है देश पे, किसका किसके साथ युद्ध होगा, कौन सी महामारी आएगी, कौन सा देश, कौन सी फूड आइटम नीचे गिरेगी, किसकी स्कैर्सिटी होगी। एक्चुअल में क्या कि उस पे ना बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। उन्होंने भी अपना घर चलाना है, मैंने भी अपना घर चलाना है, आपने भी अपना घर चलाना है। उस पे पैसा कोई नहीं देता है, इसलिए उस पे काम नहीं हुआ। अच्छा। उस पे रिसर्च नहीं हुई। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें तो साहब 100% इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। लुप्त हो गया वो ज्ञान नहीं है, वो भी यही ज्ञान है। कम लोग ग्रह है, 27 नक्षत्र, यही 12 ग्रह घर, इन्हीं में से प्रिडिक्शन करनी है, लेकिन उसका फॉर्म अलग है। मुंडेन है ना, अच्छा। उसका फॉर्मेट अलग है, उसकी रिसर्च अलग है। अगर आज हम इस मंच पे बैठे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, किसी को प्रिडिक्शन करने से पहले पीछे कोई 6 महीने का या 4 महीने का कोर्स से आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। किसी की जिंदगी के साथ खेल जाओगे। मैं तो खुद दूध का जला हूँ, छाछ भी फूक फूक के पीता हूँ। आपको मैं बता रहा था ना मैं कैसे आया सब कुछ खराब करके। तो इसकी रिसर्च है। अब मुंडेन की प्रिडिक्शन बहुत लोगों ने ना पब्लिसिटी के लिए, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने इस समय पे
कोविड के समय पे वीडियोस डाली थी, अब खत्म हो जाएगा, तब खत्म हो जाएगा। रिसर्च कोई नहीं की, कभी नहीं की, डाल दी ताकि क्योंकि वही ऑरा चल रहा था, वही एरा के अंदर लोग सुनेंगे, देखेंगे, पब्लिसिटी मिलेगी। बाद में क्या होता है, अगेंस्ट लोग ज्यादा हो जाते हैं, अरे ये तो सब्जेक्ट बेकार है। सब्जेक्ट बेकार नहीं है भाई, हम खुद लोग गलत हो जाते हैं, है ना। तो अब हम थोड़ा सा मैम वापस भटक गए हैं, back to- वापस राहु पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर एपिसोड राहु हमें घुमाता रहेगा और खत्म नहीं होगा। तो राहु पर हाउस के हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि कथा मुझे लगता नहीं कि मैम आज हमें सुनाने नहीं नहीं, के बिल्कुल mood में है। सुनाने वाली हूँ, बिल्कुल सुनिए। तो जल्दी से आप फिर एक बार वो बता दीजिए आप मुझे कि किस समुद्र तरीके से- मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, और आपने देखे बहुत सारे रत्न निकले। तो जब अमृत निकला तो लड़ाई हुई कि ये किसको मिलेगा। तो देवताओं को जब अमृत मिला, ठाकुर जी मोहिनी रूप में ले आए थे, और बहुत ही सुंदर उनका वो मोहिनी रूप था। तो उन्होंने क्या किया था कि सब देवता जितने भी थे उनको उन्होंने अमृत पान कराया था। तो एक राक्षस था, उसने अपना रूप बदल लिया और वो जाके देवताओं के बीच में बैठ गया, और बैठकर उसने वहां पर वो अमृत चख लिया। लेकिन उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने उसको पहचान लिया। ओके, अब ग्रहण की बात समझ में आई। अच्छा, क्यों सिर्फ सूर्य इतना तप वाला ग्रह को ग्रहण क्यों लगता है? ठीक है, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा वैसे ही उस विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो उनका जो सिर है वो राहु है, अच्छा, ठीक, और जो धड़ है वो केतु है। अच्छा। तो ये मतलब एक ही दूसरे के पार्ट है, जी राहु Correct. केतु जो है। जी। तभी वो कहा जाता है तेरी कुंडली में राहु केतु बैठे हुए हैं। तो ये जो राक्षस था, स्वर भानु नाम था इसका, और जब इनका 2 पार्ट किया गया तो जो सिर था वो राहु और जो धड़ था वो केतु। इसीलिए कहते हैं कि राहु जो है वो आपके सिर पर हमेशा वार करता है, अच्छा, आपके सिर पे चढ़ा रहता है। राहु से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, आप उनको देखिएगा, वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव मिलेंगे, बहुत हुड़दंग करते हुए, बहुत चंचल, यहां से कूदे, यहां गए, यहां से ये उठाया, ये रख दिया, मतलब उनके अंदर ना ठहराव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब राहु किसी के व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है तो सबसे पहले उसका क्या खराब हो जाता है? बुद्धि, सोचना, कंफ्यूजन लेवल में आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी सही डिसीजंस नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को खुद को चलाने के लिए, खुद को सुचारू रखने के लिए किसी ना किसी सहायक चीज की जरूरत पड़ती है। तो वो किसका आदी हो जाता है? नशे का। अच्छा, माइंड को शांत करना पड़ता है ना, ओवर काम करता है ऐसे व्यक्ति का माइंड। और ओवर भी किस चीज में काम करता है? ओनली इन नेगेटिव थिंग्स। अच्छा, तो राहु किस पे अटैक कर रहा है? आपके दिमाग पे। सबसे, मैं जब लोगों को ये बोलती हूं तो लोग वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे मैंने बहुत बार ये बोला कि राहु को कंट्रोल करने के लिए शिव जी की पूजा कही जाती है कि शिव जी की पूजा करिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें ठाकुर जी की पूजा कराइए अगर उनके ऊपर राहु बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है तो। अच्छा, ऐसा क्यों मैम? बच्चों से ठाकुर जी कहाँ सोते हैं? उनकी शैया क्या है? शेषनाग। वो क्या है? वो भी उनका शिव जी से रिलेटेड है क्या? शेषनाग, सर्प। हाँ जी। उन्होंने किसका वध किया था? शेषनाग ने किसका वध किया था? ये तो आप मेरे से। ठाकुर जी ने किसका वध किया था? कालिया नाग का। कालिया नाग का। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली जो है ये पहले सारे जो सर्प थे उनका गढ़ हुआ करता था। अच्छा, करेक्ट जी। जिसको किसने खत्म करवाया था? उन्होंने कृष्ण जी, ठाकुर जी ने अर्जुन के बाणों द्वारा उनको पूरा का पूरा समाप्त करवाया था। ठाकुर जी ने ना हमेशा उन्हीं लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाया। अब नोट करके देखना, जैसे लोग कहते हैं ना ये कहानियां काल्पनिक है, तो भैया मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने काल्पनिक इतना खूबसूरत बना दिया। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जी। उस कल्पना मात्र की कहानी में ये त्रिशला मिट्टी से सोना बन गई। मीरा बाई बनकर ठाकुर जी में समाहित हो गई। काल्पनिक था तो ये कैसे संभव हो पाया? खैर, हम फिर भटक रहे हैं, चलिए। तो मैं अभी तीसरी बार आपको टोकना नहीं चाहता था। तो ठाकुर जी ने हमेशा, देखिए किसका हमेशा साथ दिया है या किस चीज के ऊपर कंट्रोल किया है? जिनकी बुद्धि भ्रमित हुई है,
ठाकुर जी हमेशा उसके साथ खड़े हुए हैं जिसकी बुद्धि पर हमेशा पत्थर पड़े हैं, बिल्कुल जिसने धर्म की स्थापना रखने ही तो आए थे, बिल्कुल। धर्म ही तो सिखाने आए थे। तो कौन है जो अधर्मी हो जाता है? जिस पर राहु हावी हो जाता है। बिल्कुल वही सत्य को सत्य नहीं मानता, असत्य मानने लगता है, भ्रम का पर्दा आ जाता है, उसके लिए मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं, कण 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 सब कुछ मैं हूं। अभी जब हम केतु के बारे में बात करेंगे ना, तो मैं ठाकुर जी से जुड़ी हुई आपको केतु की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी सुनाऊंगी, और आप मानेंगे इस बात को कि हाँ, ठाकुर जी का बहुत जबरदस्त उनके ऊपर प्रभाव आता है। तो राहु जब जब जीवन के अंदर आपको परेशान करने लगता है, वो आपकी बुद्धि का सबसे पहले विनाश करता है, और बच्चों को खासकर उस समय ठाकुर जी को जरूर पूजना चाहिए, उनके नाम का जाप जरूर करना चाहिए, ताकि उनकी बुद्धि, उनका कंसंट्रेशन, उनका जीवन हमेशा सही रूप से, सुचारू रूप से चलता रहे। मैं अपनी ऑडियंस के लिए बता दूं, क्योंकि ये सवाल आएगा ठाकुर जी कौन है। ठाकुर जी मतलब कृष्ण जी, जो विष्णु के अवतार थे। जी ठीक है। तो राहु हमारे जीवन में जब जब भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, और हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ऊंची हो जाती है, और हमारे सपने बहुत ऊंचे हो जाते हैं, और कर्म उतने ही नीचे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना, वो चादर से पैर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, दिखावा ज्यादा करना, लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र, नजर, बाधा, ऐसी चीजों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाना। अच्छा, ये राहु का चुंगल है। अच्छा, राहु अगर नॉर्मल इफेक्ट दे रहा है आपके ऊपर, तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, आपको एक हीलर की जरूरत है, जो आपको हील कर सके। राहु जब जब भी आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, अब लोग क्या होता है, नजर लग गई है ना, लोग कहते हैं हमें तंत्र मंत्र में नहीं जाना। भाई तंत्र मंत्र तो आ गया आपके जीवन में, आपको जाना क्या नहीं, आप जाओगे कैसे नहीं उस गली में, आप उस गली में ही खड़े हो, आप जाओगे नहीं कैसे? ये तो भ्रमित बातें करते हैं ना फिर लोग जी, यही तो भ्रम है। आप पॉइंट की बात नहीं कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं, सपोज हमारे पास कोई आया, हमने अगर उसको ये बोला कि आप नजर दोष में हो, या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, तो वो पता है क्या कहेंगे, नहीं तंत्र मंत्र है ही नहीं हमारे ऊपर, आप तो बस हमें ग्रहों से बता दीजिए, हमारी कुंडली, ग्रहों के द्वारा आप बता दीजिए। भाई आप यू आर ऑलरेडी इन दैट फेज। यस, तो आप कैसे कहोगे ये बात कि भाई मैं नहीं जाऊं? आप तो जा चुके। वहां से निकलने के लिए आपको कौन चाहिए? आपको एक ऐसा डॉक्टर चाहिए, आपको एक ऐसा हीलर चाहिए, जो आपको उस समय सही तरीके से रेमेडी या सही तरीके से चीजें करके आपको उस गली से बाहर निकाल दे। उसके बाद बात करिए कि अब मेरा राहु क्या काम कर रहा है, अब मेरा सूर्य क्या काम कर रहा है, अब मेरा मंगल क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ मिलता है वहां जाकर एक बहुत अजीब सा ही दोष उत्पन्न कर देता है। अच्छा, रीजन जानते हो क्यों? बताइए आप। क्योंकि राहु है मल्टीप्लायर। अच्छा, उन्होंने जिसके साथ भी बैठना है उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देना है। ओके। अब कोई भी चीज एक्सेस में होगी तो क्या होगी? खराब। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो राहु डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6, 10x जितनी आपकी सोच है उससे भी परे है। अच्छा, अब टेक्निकल टर्म्स में उन्होंने एक स्पिरिचुअल आपको वर्णन दिया, भाई टेक्निकल टर्म्स में आप राहु को समझिए कि राहु है क्या। और जो लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, उनको कैसे पता लगेगा कि जो हम कॉम्बिनेशंस बोलते हैं ये एक्चुअल में होते भी हैं कि नहीं होते? कैसे बोल दिया। सबसे पहले राहु है क्या? हमारी बॉडी में राहु है, लिप्स, अच्छा, ईयर, ये राहु है। अच्छा, मतलब जो आप बोल रहे हो और जो सुन रहे हो, लिप्स एंड ईयर, ये राहु है। ठीक है। अब उसके बाद किसी का मंगल राहु है कुंडली में, मान लीजिए। ओके। तो मुझे बिना कुंडली देखे कैसे पता लग जाएगा? अरे लोग कहते हैं इसने सिद्धि कर रखी है, इसको पता है। कॉम्बिनेशंस को समझो। मंगल राहु, दांत हल्के से बाहर होंगे या टीथ विल बी रेस्टिंग ऑन योर लिप्स। अच्छा, तो उनके ऊपर राहु का वो है उनकी कुंडली में, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन। अच्छा। ऐसे ही घर पे राहु का है, एलिवेशन, घर का फ्रंट, मुख, वो राहु है। और घर की साउथ वेस्ट दिशा, घर की वो स्पेस, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जिसको आपने बहुत समय से यूज ना किया हो, वहां पर राहु का वास हो जाता है। अच्छा। बहुत बार आप देखोगे, इनके पास भी केस आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कि लोग बोलते हैं कि जी हमें ना नजर लग गई,
तो हम कुरेदते हैं, अच्छा वो तो लग गई, हमने चेक करी लगी भी है कि नहीं लगी, तो कुरेदो ना, तभी तो रिसर्च होगी कि कैसे, मतलब क्या हुआ इस समय में। तो पता लगता है जी कि इन्होंने ना रेनोवेशन की थी और घर की एलिवेशन को बहुत बढ़िया कर लिया। अब घर की एलिवेशन करना बढ़िया कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस समय में आपके राहु ट्रांजिट में कहां पर है, वर्षफल में कहां है, अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो आप नजर दोष। अब नजर दोष सुनने में एक बड़ा वैसा लगता है कि अरे नजर दोष पुरानी बात है, प्रैक्टिकली बता देता हूं क्या होगा। आपके लाइफ में काम बनने मुश्किल हो जाएंगे, डेट्स बढ़ जाएंगे, बिजनेस जॉब में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, और इतनी एक्सट्रीम प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा कि आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि राहु धुआं है, इल्यूजन है। उस समय में बंदे को ऐसा लगेगा कि यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया मेरा कुछ नहीं बचा, सब खत्म। और जैसे आप लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हो, राहु सर चढ़ के बोलते, तो सोचिए वो प्रॉब्लम कैसी रहेगी, नींद खत्म, खाने का मन खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे व्यक्ति से आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकते, अपने आप को बहुत आइसोलेटेड रखना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति, अंधेरा बहुत पसंद आने लगता है ऐसे व्यक्ति को। अब सेम सिम्टम्स ही आपके तंत्र मंत्र के भी होते हैं। तो मैं अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ कि तंत्र मंत्र है या राहु है, ये एक बहुत बारीक लकीर है। ये बहुत बारीक लकीर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अभिमान और स्वाभिमान बहुत बारीक लकीर है, समझने वाला ये समझ पाएगा कि आपके अंदर अभिमान है या स्वाभिमान है। बिल्कुल। आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक्शन क्या आ रहा है, ये उस समय के प्रेजेंस से पता लगेगा जो आपके चार्ट में चल रहा होगा। अब चार्ट की बात करिए तो चार्ट पे हम लोग आ ही जाते हैं। तो अबे जी मुझे एक बार बताओ, आप हाउसेस के हिसाब से बताओ कि अगर पहले घर में हमारा राहु है, दूसरे घर में हमारा राहु है, तो कैसे होता राहु है? डिस्क्रिप्शन बहुत हो गई, हमें सबको समझ में आ गया कि राहु क्या है, टेक्निकली भी समझ लिया क्या है। तो बेसिकली वो इल्यूजन है, गलतफहमी, फतूर, ऑब्सेशन। जैसा उन्होंने बोला कि इंसान का जन्म राहु के लिए ही होता है, मतलब आपकी सोच वहां से बाहर नहीं जा सकती है, बिल्कुल। आप वहीं सोचते रहते हैं। लेकिन हमें करना क्या, हमें करना उल्टा होता है। अच्छा, जहां पर राहु हो वहां केतु वाली चीजें लेके आओ। अच्छा, दिखावे से दूर भागना। जहां केतु हो वहां राहु वाली चीजें लेके आओ। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, गौर से सुनना है हर चीज, कि भाई जब हम चलते हैं तो परछाई हमें फॉलो करती है, हम तो परछाई को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जहां राहु प्लेस्ड होते हैं हम उसी के पीछे अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। सो मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु है, तो सबसे पहले तो ऐसा जातक डे ड्रीमर होता है। अच्छा, बहुत बड़ा सोचेगा। बड़ा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिकली तो सोचो। आज आपकी सैलरी साल की 20 लाख रुपए, ऐसे केस आते हैं मेरे पास। आप सोचो कि जी मुझे 40 लाख कैसे करनी है, 80 लाख कैसे करने, इतना समझ में आता है। 20 लाख रहे, मुझे 20 करोड़ रुपए बनाने हैं। अरे ये रियलिस्टिक नहीं है। फिर आप क्या करोगे? गलत चीजें, उल्टे सीधे काम, नशा, जुआ। फिर आप कहोगे राहु इन दी लगना, क्योंकि ऐसे जातक के मन में ना एक बहुत डीप डिजायर होती है मटीरियलिज्म के अंदर सक्सीड करने की। मुझे सक्सेसफुल होके ही रहना है, फतूर है। और लेकिन उसको करना क्या है, उसके उल्टा। अच्छा, उससे मतलब दूर भागना है। उसको राहु के पीछे नहीं भागना, उसको एक्सेलेंस के पीछे भागना है। सक्सेस अपने आप आएगी। ठीक है। तभी ये लोग जो हैं, ये बहुत बार मिसअंडरस्टूड भी होते हैं कि ये लोग सेल्फिश है। बहुत बार किताबों में भी पढ़ोगे आप, राहु इन दी लगना सेल्फिश नहीं, सेल्फिश नहीं होते हैं, ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी सक्सेस के पीछे। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं से एक बार तो आपसे एक ऐसा कार्य करवाई देगा जब किसी दूसरे का श्रेय, लग्न की बात कर रहा हूं, जब किसी दूसरे की मेहनत का श्रेय आप अपने ऊपर ले जाते हो। अच्छा, मतलब क्रेडिट खा जाओगे किसी का। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऐसा होगा जरूर। तो त्रिशला जी, आप मुझे बताओ कि अब ये फर्स्ट हाउस में जो उन्होंने बताया है कि होता है तो ऐसे होता है, उसका कुछ उपाय भी आप मुझे बता दो। सबसे पहली बात, अगर राहु आपका सिंगल बैठा है आपके लग्न में, हाँ। तो आपको कभी भी इलायची नहीं खानी चाहिए। अच्छा, सादी इलायची, मतलब किसी चीज में आप डालकर खा लीजिए, अच्छा। लेकिन आप सादी इलायची मत खाइए। ओके, मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इसको अवॉइड कर दो। अवॉइड कर दो, ये बहुत बड़ा रेमेडी है ये। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब उनका कहने का मतलब है कि सीधा इलायची नहीं खानी। हाँ। चाहे इलायची वाली पी ली कोई बात नहीं, लेकिन खीर सीधा में डाल इलायची लो, च्यू नहीं करोगे, च्यू मत करो उसको लग्न में। अब जैसे इन्होंने बोला अकेला, शनि राहु बैठे होंगे तो श्रापित दोष लग गया, जिस पे दृष्टि डालेंगे उसको भी खराब कर देंगे। अच्छा,
अभी उसका आपके सपोज मतलब एक ये तो एग्जांपल, शनि और राहु दोनों ही ऐसे बैठ गए ना साथ में। एक शनि एग्जांपल बहुत अच्छा प्लैनेट है। लग्न में शनि राहु सप्तम भाव में शुक्र, उच्च का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उच्च के शुक्र है, उच्च के शुक्र होते हुए भी रिजल्ट क्योंकि शनि राहु दोनों का aspect और ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा पीड़ा किससे मिलेगी? अपने पूर्वजों के करे हुए कर्मों से। अच्छा श्राप है ना, वंश को श्राप लगा हुआ है, अच्छा वंश को श्राप लगा हुआ है। और आप अगर उस चीज के लिए अपनी कुल देवी या कुल देवता का पूजन नित्य रूप से नहीं करते, और लोगों को क्या लगता है हम साल में एक बार तो जाते हैं, भाई आप बीमारी भी तो कितनी बड़ी है ये भी तो देखिए। आप कैंसर जैसी डिजीज के लिए कह रहे हैं कि मैं तो हफ्ते की एक पेन किलर खा रहा हूं, कैसे सरवाइव करेंगे आप? आप पहले समझिए कि आपके ग्रह आपको किस लेवल की डिजीज दे रहे हैं, किस लेवल पे आपको बर्बाद कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देने वाला काम है ये। बिल्कुल। सैटर्न राहु की एक पहचान और बताऊं लेमैन लैंग्वेज में। बिल्कुल, भाई कई लोग टेक्निकल नहीं होंगे, रेमेडी तो एक्सप्लेन हो गई लेकिन टेक्निकल नहीं होंगे, कैसे पता लगेगा? सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है आपके लाइफ के प्रोफेशन के अंदर बहुत स्लोनेस। अच्छा 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, अप्रेजल भी बहुत ज्यादा नहीं मिला, डेजिग्नेशन हाइक भी नहीं मिली, फिर भी वहीं घुसे हुए हैं। अच्छा, ये मेरी कुंडली चेक करना आप करना मुझे नहीं, आपकी कुंडली में नहीं होगा, मैं वैसे ही बता रही हूँ, नहीं होगा पक्का। तो लेकिन अगर अकेला राहु आपकी लग्न में बैठा है तो आपको एक छोटी सी रेमेडी हमेशा नित्य नियम से करनी चाहिए। आपको सैटरडे के दिन अपने हाथ से काली चीजों का दान करना चाहिए, लेकिन ये दान आप सिर्फ शनि मंदिर में या माँ काली के मंदिर में ही करेंगे। अच्छा, ये तब करना है जब शनि और राहु एक नहीं, साथ। केवल राहु बैठा हो, शनि राहु का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ राहु आपके लग्न में बैठा हो। और ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु को बहुत प्रबल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको किस चीज की जरूरत होती है? जैसे अभय ने बताया, बुद्धि की, सही डायरेक्शन की। ख्याली पुलाव मत पकाइए, रियलिटी में आइए। मेरे को 50 करोड़ कमाने हैं, लेकिन वो 50 करोड़ कमाने के लिए रास्ता क्या होगा, मैं आइडिया क्या लगाऊं कि मेरे को वो बहुत बड़ी बात नहीं है 50 करोड़ आज की दुनिया में मेरे ख्याल से कमा लेना, लेकिन आपका काम करने का मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, आपकी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो वहां पर आपको गुरु को अपने को अच्छा रखने की जरूरत है, सात्विकता रखिए, ठीक है ना। लग्न का राहु आपको नशे का आदी करेगा ही करेगा, और आपको उसी चीज पे कंट्रोल करना है। तो आपको मेडिटेशन करना आना चाहिए, ओके, ताकि ध्यान लगाइए, मंत्र उच्चारण करिए, ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर मंदिर जाना चालू कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों की संगत में रहना चालू कर दीजिए जिनसे आपको अच्छा ज्ञान, अच्छी एडवाइस मिले। जिसका लग्न में राहु बैठा है ना, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी उम्र के लोगों को अवॉइड करना चाहिए दोस्ती यारी के लिए। जो तो बड़ों से बात करें, बड़ों से ही, छोटों के पास भी नहीं जाना। अच्छा, अपने से बड़े लोगों के साथ ही आप बैठिए। 10 बातें इधर उधर की होंगी, लेकिन एक बात तो आपके काम की वहां होगी जो आप ग्रहण करके ला सकते हैं। वही एक तरीके से होगा कि आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं या अपने से बड़ों के पास जा रहे हैं जो आपको एटलीस्ट सेंटर में रख सके और आप हवा में मत उड़ो। तो उसका भी मैम एक छोटा सा उपाय उसका भी बता दो, श्रापित दोष जो आपने बताया था, क्योंकि अगर हम लोगों ने बात कर ही लिया तो एटलीस्ट उसका भी कुछ लोगों को पता चल जाए। श्रापित दोष जिसकी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध में तिल डालकर, काले तिल डालकर अर्पित करने चाहिए, और ये कार्य 12 साल तक करना है। 12 साल? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारी जो कुंडली होती है ना, वो हर 12 साल बाद चेंज होती है। अच्छा, हमारे कर्म जो है वो करवट लेते हैं हर 12 साल बाद, जिसका इफेक्ट हमें 12-13 साल के बीच में दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो 12 साल जब आप ये काम करेंगे नित्य नियम से, तब आपको इसका सही रिजल्ट मिलेगा। अगर शॉर्टकट में आपको चाहिए तो फिर आप महीने के एक प्रदोष रुद्राभिषेक कराना चालू कर दीजिए। अच्छा, तो उसमें थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे भी देखिए, राहु का जो इफेक्ट है वो 6 साल तो लेता ही लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। जैसे इन्होंने ये 12 साल बोला, इसका थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट भी बता देता हूँ। हाँ जी। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो ज्योतिष के अंदर हैं, या जो लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, हर एक ग्रह 12 साल बाद अपना घर का परिवर्तन करता है। तो कुंडली चेंज होगी ना, जो उन्होंने बात बोली। अभी आपने तो अपनी कुंडली में बर्थ वाली कुंडली देख रहे हो, लेकिन इस समय में कुंडली कहाँ है? हर 12 साल बाद वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा। इसको प्रोग्रेशन थ्योरी बोलते हैं। जो भी लोग भृगुनंदी नाड़ी जानते हैं उन्हें ये बात जरूर पता होगी। तो अभी जी अब आ गए हम लोग सेकंड हाउस पे। हम ना कॉम्बिनेशंस नहीं करेंगे, नहीं तो रेमेडीज में कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। सो सेकंड हाउस में अगर राहु होता है, सेकंड हाउस राहु
अगेन कुछ नहीं करना है, हाउस कोर्स सिंपल है। कैसे पता लगेगा? ऐसे जातक की वाणी में कंट्रोल नहीं रहता है, उसे यही नहीं पता होता कौन सी बात कब करनी है। कभी कभी उससे कहीं गलत जगह पे गलत बात हो जाती है, बिना सोचे समझे कर दी। ऐसे व्यक्ति के अंदर इनकम तो अच्छी होती है, इसकी इनफ्लो में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी इनकम आने से पहले इसके दिमाग में खर्चा चल रहा होता है। बड़ी गाड़ी है, वो मटेरियलिज्म है ना, क्योंकि वो रुपया क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझना नहीं है ना, महत्व नहीं समझना। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा। और दूसरी चीज, ऐसे जातकों को फूड पे थोड़ा कंट्रोल कम होता है, जीभ पे। इनको हमेशा टेस्टी खाना है, स्वाद। तो जितना भी ये टेस्ट है जी, जितना भी आप ये फूड आजकल मार्केट में देख रहे हो, ये सारा जहर है, तो ये रोक नहीं सकते अपने आप। और आपने बताया भी कि राहु का ही टाइम चल रहा है तो वैसे ही फास्ट और फूड इसलिए अगर इतना ज्यादा इसके फेमस ऊपर हो रहा है। गलत ट्रांजिट हो जाए यानी कि केतु का ट्रांजिट हो जाए, तो ये आपका भट्टा गोल कर सकता है कॉम्बिनेशन। फाइनेंसेस जो अभी बीच में बोल रहे थे ना, रंक से राजा, राजा से रंक, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी मैं राशि नहीं जोड़ रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, कि अगर इस राशि में हो तो मैंने कहीं लोग अपने सामने देख लिए बर्बाद होते हुए। इसका उपाय करना अनिवार्य है। नहीं भी मानते हो ना तो भी कर लो। तो उपाय मैम आप बता दो। दूसरे घर में राहु बैठा है तो जैसे अभय ने बोला, ये वाणी का घर है और वाणी ही धन आपका दिलाती भी है और आपसे छिनवाती भी है। तो सबसे पहले तो रोज राहु काल आता है, हर दिन का 1.5 घंटे लगभग 2 घंटे का राहु काल का पीरियड होता है आपका। उस पीरियड के अंदर आपको मौन रखना ही है। उस टाइम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। अगर हो सकता है तो उसी वक्त आप अपने मन में, अपनी आत्मा में किसी ना किसी मंत्र का उच्चारण करती रहिए, या फिर आप किसी नाम जाप का उच्चारण करते रहिए। लेकिन राहु काल में आपको मौन रखना है अपने आप को। उस समय आपका बोलना, उस समय आपका किसी से बात करना आपकी इस चीज को और बढ़ा देगा। कुछ ना कुछ गलत ही होगा, कुछ ना कुछ जिसके गलत बोल दोगे। दूसरे घर के अंदर राहु विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को नित्य नियम से केसर से स्नान करना चाहिए। अच्छा, मतलब बस पानी में थोड़ा सा केसर डाल के उससे आप स्नान कर लो, है ना। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने आप को गंदा नहीं रखना है। अच्छा, साफ सुथरा रहिए। दिन में अगर हो सकता है 2 बार नहीं 3 बार स्नान करिए। बिल्कुल। आपके साथ में धूल, मिट्टी, पसीना नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पे। अच्छा, क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे घर में अगर राहु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को शिव जी के साथ साथ माँ दुर्गा का भी पूजन नित्य नियम से करना चाहिए, क्योंकि शक्ति वहीं से मिलेगी। दूसरे घर का राहु एक बहुत बड़ी चीज और करता है, व्यक्ति को बहुत जल्दी डाउन भी कर देता है। बोला ना केतु का ट्रांजिट आएगा। बिल्कुल। तो और फिर थर्ड हाउस में अगर राहु है तो? थर्ड हाउस में राहु क्या है जी? ऐसा बंदा ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है अपनी क्वालिटीज, अपने अंदर की जो उसके कलाएं है ना उसको लेके। अच्छा। तो ऐसे करने से वो बहुत सोच समझ के अपने एफर्ट्स लगाता है, सोचता बहुत है, यहाँ लगाऊंगा क्योंकि मेरी मेहनत है। आपको तो पता है मैं मेहनत करता हूँ तो बड़ी डीप करता हूँ, तो मैं मेहनत बड़ी सोच समझ के करूंगा। और इस बेचारे के साथ थोड़ी सी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जहां ये एक ट्रैक पे मेहनत कर रहा होता है, सडनली कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। अच्छा। और वो काम बंद हो जाता है। ये पराक्रम तो करना चाहते हैं बट रास्ता ही नहीं मिलता, कहाँ करें। अच्छा, ये चीज। दूसरा, कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे शुरू में, बिल्कुल। डिसीजन नहीं लेना, हमेशा 2 जगहों में जाके कंफ्यूज हो जाना। थर्ड हाउस राहु। अच्छा। क्यों? थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वहां पर ही कंफ्यूजन रहेगी तो वो कॉन्शियस माइंड को कुछ थ्रो ही नहीं कर पाता। तो ऐसा बंदा कंफ्यूज्ड रहता है। ये बहुत अच्छे डिसीजन टेकर नहीं होते, लेकिन इनको अगर आप कोई डिसीजन टेकर दे दे तो ये काम बहुत बढ़िया करेंगे। बट जैसे मैंने बताया, सोचते बहुत है, हमारे एफर्ट्स, हमारे ये, और इनको वाहवाहियत भी चाहिए कि हमारे कर्मों पे वाहवाहियत करो कि यार यू आर बेस्ट, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर काम नहीं करना लेकिन उसकी वाहवाही जरूर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, काम भी करते हैं, लेकिन वाहवाहियत देते रहो समय टू समय कि तुम बहुत अच्छा करते हो। एप्रिशिएशन बहुत चाहिए। अच्छा, और मैम इसके लिए क्या करें? सबसे पहले जैसे अभय ने बोला, ऐसे लोगों को अपना सिर हमेशा ढक के रखना चाहिए। अच्छा, जिनके थर्ड हाउस में राहु है, सिर हमेशा ढका होना चाहिए। आप टोपी पहन के रहिए, या आप दिन में कम से कम 1 घंटा, खास करके तब जब सूर्य अपनी पूर्ण तपन पर हो। अच्छा, जैसे कि 11, 11:30 बजे, आपको उस समय 1 घंटा अपने सिर को बांध के रखना चाहिए कपड़े से, ताकि वो हीट ना लगे और ज़्यादा। वैसे ही वो एक प्रॉपर टाइम है आपकी कॉन्शियसनेस को आपको सही बिल्ड करने का। ओके।
ऐसा इंसान कभी भी लो नहीं जाएगा अगर वो ये कार्य करेगा तो। अच्छा। रात में ज्यादा जागना नहीं चाहिए, ओके। टाइम पे सोइए, टाइम पर उठिए। मैनेजमेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 लौंग एक दिए के अंदर डाल के मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग आ जाएगी आपकी। आपको कोई ना कोई, देखिए खुद में तो आएगी नहीं, लेकिन आपको कोई सही व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको गाइड कर देगा। 3rd हाउस के राहु को कभी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं ढूंढना चाहिए। मैं अगेन फिर वही बात कह रही हूं, उसको एक अच्छा हीलर ढूंढना चाहिए जो उससे बात करे, कम्युनिकेशन करे, उसको बात बात पर उसको समझाए कि भाई आपको अब ये नहीं करना, ये चीज ऐसे नहीं करनी, ये डिसीजन ऐसे नहीं लेना, अभी आपको इस टाइम के लिए रुक जाना है। मतलब आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सही समय पर सही राय दे सके, थोड़ा सा राह दिखा सके। उसका रीजन क्यों इन्होंने ऐसा बोला? हाँ। क्योंकि 3rd हाउस में है ना, तो ऐसे जातक के पास कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके पास उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है उसको फेस करने की। और अब एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? प्रॉब्लम्स की लिस्ट गिना देते हैं, उससे उनको लगता है कि यार अब मुर्गी फंस गई वो बेचारा वैसे ही टूट जाएगा, और बल्कि दिमाग उसका और भ्रमित हो जाएगा। वो टूट जाएगा। वो ये नहीं देखते, उनको तो नजर आ रहा होता है कि चलो भाई अब उसको कर दो, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया। 4th हाउस की बात करते हैं। 4th हाउस राहु। 4th हाउस राहु क्या करता है जी? 4th हाउस राहु आपके अंदर इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत लेके आता है। ऐसा जाता कि इमोशनली फ्लक्चुएटेड बहुत रहता है। साची जी, मैं बोल रहा था फोन एक बार, मैं एकदम 4th हाउस का राहु इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा, ये भी राहु का वो है राहु मतलब बात कुछ और चल चीजें रही ना है। एग्जाम्पल से समझानी पड़ती हैं। ऐसे जातकों को खासकर वॉशरूम में मोबाइल फोन्स नहीं लेके जाने चाहिए। अच्छा। इमोशनल इंबैलेंस रहता है, किसी की तरफ इतना ज्यादा कर देते हैं बिना सोचे समझे कि हमें इन रिटर्न उससे मिलेगा नहीं मिलेगा, और उस समय पे जब नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। अच्छा। ऐसे घर के अंदर जिसका 4th हाउस करा हुआ है, वास्तु दोष होता ही होता है। और घर के जो फीमेल्स होती हैं जिसकी पदवी बढ़ती रहेगी, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी लैक करती रहेगी, ओवर स्ट्रेस्ड रहेंगी, और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना के देखेंगी। ठीक है, सारे 4th हाउस राहु के सिम्टम्स हैं जो हमें 4th हाउस में राहु के अंदर मिलते हैं। अच्छा। और टाइम भटक जाना हम बात कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन में रह रहे थे, क्या वो डिस्ट्रैक्शन हुआ ना? हाँ। 2 चीजें होती हैं इससे, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ और दूसरी चीज इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, मतलब सुन भी रही है और अनसुना भी कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, अपने काम में लग गई, तो मुझे इंसल्ट फील हो रहा है। हाँ। 4th हाउस राहु को ये पता ही नहीं लगता। हस्बैंड वाइफ के बीच में यही प्रॉब्लम होती है, मैं बोले जा रही हूँ, तुम मुझे सुन ही नहीं रहे। हस्बैंड कहकर सुन तो रहा हूँ, नहीं तुम मेरी तरफ देख के नहीं सुन रहे। ये 4th हाउस का रहा। तो उनके 4th हाउस में लोग क्या करेंगे? इन्होंने हस्बैंड का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। जनरली मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आएगी, सब 7th हाउस पकड़ते हैं जी। ये भी तो देखो, ये कौन समझाएगा? जरूरी है क्या कि हमें सिर्फ रेमेडीज करके, जब आपको कोई इलनेस होती है तो आप मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल भी तो चेंज करते हो, बिल्कुल, कि सिर्फ मेडिसिन खाते रहते हो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली व्हाट शी सेड। पहले से ही देख लो। तो पर फिर बेचारे 4th वालों की तो शादी नहीं होगी फिर। नहीं, शादी तो होती है, शादी क्यों नहीं होती? शादी तो होती है, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी जिंदगी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये एक्चुअली दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। ये मेन बात है, अच्छा। समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है इनके अंदर इमोशंस नहीं है या फीलिंग्स नहीं है या ये कुछ कर नहीं सकते, नहीं, ये अपने अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं, अपने अनुसार चलेंगे। हमारा मन है तो हम अभी मोबाइल में लगे हैं, फलाना काम करना है, आधे घंटे बाद चलेंगे ना, पहले मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो? रील्स देख रहे हैं भाई। थोड़ा सा अपना ज्यादा वो एंटरटेनमेंट चाहिए, एक अपना लेमैन लैंग्वेज में रिलैक्सेस बताऊं चाहिए। आपको राहु 4th हाउस का सिम्टम, एक लेमैन लैंग्वेज में कैसे पता लगेगा? कैसे? जॉब के अंदर या किसी भी जगह पे, अब देखो आप ये प्रिडिक्शन कर देना हमारे लिए, आप भी सीख रहे हो साथ साथ, तो 4th हाउस राहु लेमैन लैंग्वेज में हम कैसे पहचानेंगे? कैसे? तो आप प्रिडिक्शन करोगे हमारे लिए कि हमारा है कि नहीं जी। ऐसे जातकों को डेजिग्नेशन, कुर्सी की भूख बहुत होती है। अच्छा। जॉब में होंगे तो जॉब चेंज मन में लगा रहेगा, क्यों? हमें हायर पोजीशन पे जाना है, हमें वो डेजिग्नेशन चाहिए। अभी मसा आए, तुम्हें साल नहीं हुआ नौकरी में, तुम्हें डेजिग्नेशन ऊपर वाली चाहिए। किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर अपने कोई बच्चा अपने फादर के प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहा है तो उसे वो कंट्रोल चाहिए जो उसके पापा का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पे। एक दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी स्वीट शॉप है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। ओके। ठीक है,
तो मैंने उससे बात करी तो एक दिन ना वो परेशान होकर मुझे बोला, पार्क से फ़ोन कर रहा था मुझे, तो मुझे बोला कि यार मैं ना अब से दुकान नहीं जाऊँगा, मैं फैक्ट्री नहीं जाऊँगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपना कुछ करूँगा। मैंने बोला क्यों? कहता क्योंकि ना पापा ने ना मुझे लेबर के सामने डांट दिया थोड़ा। अच्छा। यार वही मेरे एम्प्लॉय, वो मेरी इज्जत कैसे करेंगे, मेरे पापा ने मुझे डांट दिया, मैं नहीं जाऊँगा आपसे दुकान। मैंने कहा तेरा नाम क्या? तो उसने अपना डैश गुप्ता नाम लिया। मैंने बोला सरनेम हटा दे, तेरे को कोई जानता है? 20,000 रुपये का भी नहीं है। तो राहु तू अपने अहम में कि मुझे वो कुर्सी अभी चाहिए, आज राजा बना हुआ है, ही इज हैविंग द कंट्रोल, ही इज डूइंग एवरीथिंग आफ्टर 12 इयर्स, अल्टीमेटली तो मिलना है, लेकिन वो एक्सेस भूख कुर्सी की समय से पहले, चौथा भाव राहु। अच्छा। तो आपको लगता है हम में से किसी का है? नहीं, आप में से तो किसी का नहीं है, मैम को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई कुर्सी कोई कुर्सी का। आप तो बल्कि मैं अभी हम लोग यही बात भी कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं ऑनलाइन जाने का इतना मेरा वो नहीं होता। मैंने कहा भाई आप जैसे लोगों को तो आना चाहिए, जो लोगों को नहीं आता है वो यहाँ बैठे हुए हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन जिनको पता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस धुएगा दाना धुनका, कौवा मोती खाएगा, ये बात करते हुए चौथे का। 4th हाउस राहु के अंदर नजर दोष भी लगता है जी। अच्छा। तो इसकी रेमेडी बहुत ध्यान से सुननी है और लिख भी लीजिए। बिल्कुल। और 4th हाउस राहु एक चीज और भी देता है, राहु ससुराल भी है। अच्छा। ससुराल से आपका व्यवहार कैसा होगा ये राहु से भी पता लगता है ना। अच्छा। राहु का नक्षत्र किस राशि में है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन बताता है और बहुत सटीक बताता है। तो 4th घर का अगर आपका राहु है तो ये आप मान के चलिए कि आपको हर समय घर से या अपने ससुराल से बहुत वाहवाही नहीं मिलने वाली। अच्छा। कर्म करे चलिए, फल की इच्छा मत करिए, है ना। ये भी 4th हाउस का राहु है, तो ये लड़कियां बहुत परेशान होती हैं और फिर ये भटकती रहती हैं कि अब हमारा ये कैसा है, अब हमारा ये कैसा है। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उनका लाइफ का वो रहता है। हालांकि और कॉम्बिनेशंस इसके अंदर बहुत हेल्प भी करते हैं और बहुत नेगेटिविटी भी देते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए हम तो एक केवल सिंगल एक ग्रह पे बात कर रहे हैं, अभी इसके अंदर कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, फिर वो कौन सी राशि में है ये भी आता है, फिर उनका और आपके पत्रिकाओं के साथ क्या संबंध है वो भी आता है, प्लैनेट बैठा है नहीं बैठा फिर है, आपका इसके अंदर डिग्रीज कितनी है वो आता है, फिर दशा महादशा वो आता है। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। एस्ट्रोलॉजी इतनी छोटी होती तो फिर मैं भी उन लोगों को सिखा देती जो कहते हैं मैम 6 महीने में आप जैसा बन जाएंगे हम, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, मैंने तो 36 साल दे दिए जिंदगी के। 99 रुपए में भी सिखा रहे हैं लोग एस्ट्रोलॉजी। हाँ वो तो बहुत ईजी। देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहती कि एस्ट्रोलॉजी को आप सिखाने के लिए पैसों से जोड़िए, जी, है ना। मैं अपनी कंसल्टेंसी का पैसा भरपूर मांगती हूँ कि मुझे चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम यूं ही चलते चलते भी बहुत सारी चीज़ें सिखा देते, जबकि वो कहते हैं कि हम कहीं और से सीख कर आए थे। पर हमें ये लगता है आप कहीं और से सीख के आए थे, बट ये चीज़ की कमी है बेटा, ये चीज़ पर काम कर लो, तो वहां पर हम गुरु हैं। तो वो चीज़ मैं चलिए नहीं एक बार को किसी का टिप्पणी करूंगी या किसी को बोलूंगी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भ्रम लेकर चलते हैं उनको सत्यता को बोध कराना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही वो ज्योति है जिससे आप सारी के सारी भ्रम की परत हटा सकते हैं। आपको पता है 14 लोक होते हैं हमारे। मुझे लोगों का तो पता है, कौन कौन से होते हैं 14 वो मुझे याद नहीं है। उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे, ये अलग बहुत से लंबा podcast हो रहा है करेंगे। हमारा। 14 लोक होते हैं हमारे। इन 14 लोगों को अपने साथ जोड़े रखना ये एक बहुत बड़ी कला है जो आपको ज्योतिष देता है। अच्छा, तो मैम लेकिन हम बात कर रहे थे चौथे हाउस में, चौथे हाउस के राहु की रेमेडीज रेमेडी की। चौथे हाउस ये का राहु जिसका वैसे बहुत बात भ्रमित है करता है भाई, हम जैसे को भी कर रहा है। ठाकुर जी प्लीज दृष्टि इधर रखिए। तो चौथे घर का जब राहु होता है, ऐसे इंसान को स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीना ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तन को उपयोग में लाना चाहिए। अच्छा, मिट्टी के ही आप बर्तन में पानी पीजिए, या अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छे हैं तो आप तांबे में पीजिए, अगर गुरु बहुत अच्छे हैं तो पीतल में पीजिए। अच्छा, ठीक है। तो स्टील तो मना ही है, स्टील नहीं आपको यूज करना। अगर चौथे घर के राहु में आपने स्टील यूज करा तो ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी नंगे पैर वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हमेशा चप्पल पहनकर जाइए वॉशरूम के अंदर, नंगे पैर वॉशरूम में मत घूमिए। ठीक, ऐसे व्यक्तियों के वॉशरूम हमेशा क्लीन रहने चाहिए, मैसअप नहीं होने चाहिए। ओके,
ठीक है, आपके कपड़े कभी भी आप बिना धुले और उल्टे अपनी कबर्ड के अंदर नहीं रखेंगे, धो के प्रेस करके अच्छे से साफ सुथरा तरीके बिल्कुल। से। और जिनका चौथे घर का राहु होता है, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा तीव्र देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। भैरव बाबा, माँ काली, हनुमान जी, इन्हीं का आप पूजन करिए, तभी आपके साथ चीजें व्यवस्थित रह पाएंगी। ठीक है, तो ये मैम जो पूजन है ये किसी स्पेसिफिक दिन को करना चाहिए, आप कभी भी कर सकते हो या- सैटरडे, संडे या ट्यूसडे। ठीक है, तो अभय जी हम आते हैं हम 5वें घर पे। 5th हाउस राहु। अच्छा, किसी का 4th लॉर्ड राहु के साथ बैठ जाए ना, तो उसको अपना नेटिव लैंड छोड़ना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अब्रॉड ही जाने। हम लोग कहाँ हैं? नॉर्थ इंडिया में। कल्चर कहाँ चेंज हो जाएगा? साउथ इंडिया। साउथ में चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, अब आप 10th हाउस को जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको रीजन नहीं मिलेगा कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। सेम काम आप अपने से, क्योंकि राहु क्या, ऑपोजिट कल्चर, तो वहां जाके करेंगे जहां पर आपके कस्टम्स, खान पान अलग हो गया, तो वहां आपको सक्सेस मिल जाता है। ठीक है। 5th हाउस राहु, द नेटिव इज ऑब्सेस्ड विद हिज ओन प्रिंसिपल्स। अच्छा, ऐसा जातक को लगता है कि जो मैंने जीवन में सीखा है वो ही ठीक, वही सबसे बड़ी नॉलेज है। और उसको ना इस चीज की थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसकी ज्यादा हाई होती है। अच्छा, ही वॉन्ट्स टू प्रूव, किसको पता नहीं, बट प्रूव करना है। 5th हाउस राहु वाले लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिनके सेट बिजनेसेस हैं, लेकिन वो अलग से जॉब कर रहे हैं। अच्छा। अपने पेरेंटल बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि उसे प्रूव करना कि देखो जी मैं भी अपने आप में कुछ हूं। और यहां पर एक चीज का खास ध्यान रखना, पंचम भाव राहु ये आपको कभी कभी स्पेक्यूलेशन की तरफ खींचेगा। अच्छा। और जिताएगा शुरू में। ओके, अगेन उनकी वाली बात कि दृष्टि और बाकी चीजें देखनी है, लेकिन एक मोटे तौर पे बता रहा हूं, जब आप पहले जीते तो समझ लेना आपका एक ही उल्टा समय आएगा जो सब बराबर कर जाएगा। अच्छा, तो ये जो लोग जो सट्टा और वो जो हाँ, उसमें बहुत खेलते काम हैं, करता है। शुरू में और जीतते हैं, अगर फिर- इस पे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो ये अच्छा भी होता है, इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। ये बहुत गेंस देता है। जैसे लियो का राहु अगर कोई पर्टिकुलर ग्रह की दृष्टि बढ़ जाए तो ये बहुत गेंस देता है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा, आप गिन नहीं सकते उतने गेंस देता है। उसके लिए वो काम आ सकता है, वो 20 लाख से 20 करोड़, हाँ, वो उसके लिए हो उसके सकता लिए है। राहु काम कर सकता है। और राहु पंचम भाव में एक गलती कभी नहीं करनी, चाहे मेल की कुंडली में हो चाहे फीमेल की कुंडली में हो। आजकल लोग चाइल्ड बर्थ को, हमारे पास अभी वो इनकम नहीं है, हम अभी सेटल्ड नहीं है, बहुत केसेस आ रहे हैं मेरे पास, हम सेटल्ड नहीं थे इसलिए हमने 6 साल हमने प्रोजिनी के लिए या चाइल्ड बर्थ के लिए प्लानिंग नहीं करी। तो मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, इतनी प्लानिंग आपके माँ बाप ने की थी? अब आप लोगों को पढ़ा लिखा दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया, कम से कम चलिए ठीक है, आप लोग आज की महंगाई को देखना चाहते हैं, बट फर्स्ट चाइल्ड के अंदर ऐसी सोच नहीं रखनी कि हमने अभी पहला चाइल्ड बर्थ इसलिए नहीं करना क्योंकि हम सेटल्ड नहीं है, परमात्मा पे छोड़ दें। 5th हाउस राहु आपको अबॉर्शंस भी देता है ना, अच्छा, और जिसकी वजह से आपको पितृदोष भी लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन है पितृदोष का, लेकिन अगर आपने जानबूझकर आपने अबॉर्शंस कराए हैं तो पितृदोष लग जाएंगे। अच्छा, तो मैम ये अलग तरह की थ्योरी है, अबे समझाएंगे। थ्योरी में थ्योरी में अभय बहुत अच्छे हैं। तो सर आप बताओ फिर क्या थ्योरी है? देखिए, सबसे पहली बात है कि 5th हाउस का एक तो राहु आ गया। आपने जैसे उन्होंने बोला कि आपने डेलिबरेटली एबॉर्शंस नहीं करानी, वही वाली बात आ गई कि आपने नेचुरल प्रेगनेंसी को, एक जीव को आने से रोका है। ठीक है, इसके अंदर आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि 5th हाउस आपका प्रारब्ध है जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और मतलब एक काल पुरुष कुंडली में सूर्य का स्थान। अभी कई लोग, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि राहु इन जनरल में यहाँ पर पितृदोष नहीं दे रहा है। कई लोग पंचम भाव में राहु देखते सीधा बोल देते पितृदोष, ऐसा नहीं है। वो किस राशि में ये भी तो देखो, क्या दृष्टि, फिर देखो नहीं तो उनसे ये क्लियर करो कि आपने ऐसा कार्य किया तो वो पितृदोष लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्व हैं, उनका आपको आशीर्वाद मिलना बंद हो जाता है। तो आपको ये कार्य खुद से स्वयं से नहीं करना, क्योंकि आप अपनी ब्लड लाइन को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। आप राहु के आगे केतु को, आप मिस कैरेज, अबॉर्शंस, राहु तो मटीरियलिज्म है, लाओ ना जीव को दुनिया में। ठीक है, और केतु क्या है, राहु क्या है, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जब आपने लास्ट लाइफ एंड की थी ना, तो वहां पर जो चीजें आपसे वंचित रह गई, जो आपको नहीं मिली, वहां पर आपके इस जन्म का राहु होता है, तभी आपकी ऑब्सेशन वहां होती है। अच्छा, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ नहीं होती, लेकिन आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन, आपकी ऑब्सेशन वहीं रहने वाली है।
इसमें कोई दो राय इसके अंदर एक चीज और आती है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे तो बच्चे नहीं हुए, जी, या हमने तो शादी नहीं करी और हमारे 5th हाउस में राहु है। अब आप इस चीज को कैसे कहेंगे? तो मैं ये कहूंगी 5th हाउस के राहु जिसकी भी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसका जीवन ठाकुर जी ने औरों को पालने के लिए ही दिया है। अच्छा, तो और लोगों की हेल्प करे, जो रोटी खिला रहे हो ना, आश्रम पालना, बच्चा आप किसको गोद पालते ले हो? लो या अरे जनरल में पालना बोल दिया उन्होंने। अच्छा। आप किसको पालते हो? बच्चों को बिल्कुल। पाल लो ना। अब यहाँ पर ये मत करिएगा कि आपने पालना कह दिया तो हम कुत्ता बिल्ली पालेंगे। वो गड़बड़ हो जाएगा, वो बिल्कुल उल्टी चीज हो जाएगी और यहाँ पर आपके लिए वो नेगेटिव इफेक्ट दे जाएगा। तो ये मत करिए, क्योंकि ये मत भूलिए अगर आपके पंचम में राहु है तो आपके 11वें स्थान में केतु है जो कि लाभ स्थान होता है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हम दोनों जब आते हैं ना तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को आपको पढ़ाएं, सिखाएं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप बेशक सीखे हुए हो, बेशक आप पढ़े हुए हो, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको ले लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल होना चाहिए मैम, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग सिर्फ एक ऊपरी तौर पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो पूरा ज्ञान है वो तो तभी मिलेगा जब आप सीखोगे प्रॉपरली, या पता नहीं है ना, ज्ञानी से सीखोगे। घर में कौन सा सामान राहु है आप पूछ लीजिए, नहीं पता होगा। नहीं, किसी को आपकी नहीं पता आपने बताया था कि आपकी वो भी सीख रही हैं एस्ट्रोलॉजी, जी, उनसे पूछिएगा जाके। आज ये प्रश्न जरूर करना, मैं बिल्कुल ये वीडियो रिलीज होने से पहले करना, उन्हें नहीं पता होगा। कर्टन्स, अच्छा, घर के पर्दे राहु हैं। ये सही टेस्ट बताया आपने, आज ही जाके पूछता हूँ क्या सीखा तुमने। जब उस पर डिजाइनिंग ज्यादा होती है तो जब कारीगरी करते हैं तो वो शुक्र का भी रूल लेते हैं, लेकिन कर्टन्स राहु हैं बेसिकली। अच्छा, जो लाइट आने से रोक छुपा रहे हैं ना, ज्ञान आने से छुपा रहे हैं, लाइट आने से नहीं, छुपा रहे हैं, करेक्ट, हाइड कर रहे हैं। जो भी चीज आपको हाइड करे, सिंपल लगाना। उन्होंने कितना हाइड करे, अरे हाँ ये तो हो गया, पहले क्या पता था। औरतों के जो चेहरों के आगे पर्दे रखवाए जाते थे, या जैसे माउंटेन्स में कहते हैं बुरखा, जो इनकी प्रथा है, ये क्या है? हाइड करवाना। और ये क्यों हिडन करवाया गया था? हमारे कल्चर में फिर वही बात आ जाएगी, सब कहेंगे दकियन उसी बातों को प्रमोट करती है। नहीं जी, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो भी चीजें बनी थी ना, उनके एक सिद्धांत थे। व्यक्तियों ने उन चीजों को फिर सिद्धांतिक ना रख के, मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने आपको हर चीज का एक लॉजिक दिया था कि बेटा जी ये चीज ऐसी है तो ये चीज ऐसी है, लेकिन उस चीज को लोगों ने क्या किया, अपनी तानाशाही बढ़ाने के लिए या अपना रूल, अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए उसको बहुत कट्टरता के साथ लोगों ने करना चालू कर दिया। तो वो चीजें फिर विरोध का सामना करेंगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल उसमें देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति के जीवन के अंदर राहु का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा हिडन रखना चाहिए, अच्छा, पर्दे के पीछे रखना चाहिए। राहु बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में ऐसा काम करता है जिसमें आप सामने आकर वर्क करेंगे, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन आप पर्दे के पीछे रहेंगे तो आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे। अच्छा। जैसे कि डायरेक्टर्स। तो मैम इसकी रेमेडी क्या है कि ये अब 5th हाउस में तो राहु है? 5th हाउस के राहु की सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को अपने हाथ से दूध के अंदर रोटी मिलाकर जरूर देनी चाहिए। मतलब हाथ से उसको खिलाना है या मिक्स कर लिया मिक्स उसको करके दे दिया? उसमें दे दीजिए तो वो खा ले, लेकिन ये होना स्ट्रीट डॉग ही चाहिए। अच्छा, इनकी घर में काला मैं कुत्ता स्पेसिफाई पाला करने वाला था, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि पालतू को मत सोच लेना। नहीं, मोस्टली लोग ये कर लेते हैं कि जानवर को खाना खिलाना, तो हमारे घर में तो है ही नहीं, ये स्ट्रीट, देखिए घर के को तो आप बहुत कुछ खिला रहे हैं, आप उनको जिस तरह का फूड लाके खिला रहे हैं या आप उनको उनकी जिस तरीके से टेक केयर कर रहे हैं, तो उनके साथ में फिर आपके वो गृहस्थ काम नहीं करेंगे। उसके लिए तो आपको ऐसा ही चाहिए जिसके पास अभाव है, जो गरीब है बेचारा। कह सकते हो। अभी बहुत सारे डॉग लवर्स को बुरा लग जाएगा, एक को लग गया था अपने लास्ट एपिसोड में, उन्होंने बहुत काफी लोगों को लगा था कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में सच में प्रभाव डालती हैं। अभी अब छठे घर का बताएंगे तो मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगी, आप सोच नहीं सकते ये कैसे हो सकता है। तो सर फिर जल्दी से छठे घर का बता दो ताकि हम वो इंसिडेंट। 6th हाउस राहु, ऑब्सेशन किस चीज के रिलेटेड होगा जी? छठा भाव किस चीज का है? कंपटीशन। अच्छा, ऐसे जातक को कंपटीशन को लेके ना बड़ा ज्यादा फतूर भी होता है और बड़ा शोर भी मचाता है।
अच्छा। राहु जहां भी होगा ना, ऐसा जातक बिना दिखावे के रह ही नहीं सकता। वो हर चीज को दिखाएगा। जैसे हमने बात की थी 4th हाउस, वो अपने इमोशंस को दिखाएगा, ऐसा डिस्ट्रैक्ट कराएगा, हर जगह पे वो दिखाएगा ये चीज। तो छठे भाव में राहु आ जाएगा ना, तो एग्जाम से पहले ऐसा जातक पूरे घर में शोर मचा के रखेगा, मेरा पेपर है। अच्छा। हर किसी को मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम, सबको पता होगा इसका एग्जाम है। ऐसे राहु के अंदर एक दिक्कत और भी है, जॉब के अंदर। वैसे तो ये राहु बुरा नहीं है, अच्छा। ये राहु ठीक है, लेकिन ऐसे जातक ज्यादा वाहवाहियत के चक्कर में अपने साथ जॉब और प्रोफेशनल जगह पे पॉलिटिक्स का शिकार खुद ही करवा लेते हैं। अच्छा। एसिडिटी की प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं ये, ओके। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इन्हें ज्यादा रहती है, तो इन्हें अपनी डाइजेशन का ध्यान देना ही चाहिए। ये खास छठे घर के राहु के लिए एक प्रॉब्लम का विषय है, जिसको इनका क्योर करना ही चाहिए। और आपको क्या करना है, मैंने शुरू में एक बात बोली थी, इसको आप बड़ी अच्छी रेमेडी मान के करिए। जहां जहां राहु है, जो जो भी हमने बात करी और आपको लगता है कि हमारे सिम्टम्स उससे मैच करें, वहां पर आप केतु हो जाइए, यानी कि उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। अच्छा। वहां से अपने को डिटैच कर लीजिए। फिर आप कहोगे जी अब तक तो मैंने ये सुना कि केतु डिटैचमेंट है, वो केतु की वीडियो में बताऊंगा, वह राहु बनाऊंगा। उल्टा करो ना, उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके। राहु अटैचमेंट है, अटैच कराता है आपको हर चीज से, और केतु आपको डिटैच कराता है। तो मैम ये तो हो गया छठे हाउस का राहु, उसका आप एक रेमेडी भी थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए। छठे घर में जब राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति को शहद डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। अच्छा। पानी में थोड़ा सा एक दो शहद डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को डार्क कलर्स पहनना अवॉइड करना चाहिए। ओके। ठीक, जैसे कि उन्होंने आपको बताया कर्टन्स, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बेडरूम के अंदर बहुत लाइट कलर्स का यूज करना चाहिए। अच्छा। ब्राइटनेस रहे थोड़ी कमरे में। हमें रोशनी तो राहु से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में चाहिए, चाहे वो ज्ञान की रोशनी हो, चाहे वो आपको इर्द गिर्द रोशनी हो। आपको रोशनी नहीं होगी तो आप राहु के घर में आप चले जाओगे, बिल्कुल उसके कब्जे में। जी, तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और राहु अगर यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा आपको दिक्कत दे रहा है तो आपको साल में एक बार, वैसे तो नागपंचमी हमें इसीलिए हमारे शास्त्र जो हैं, हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत तरीके से बनी हुई हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ तरुण, मुझे सच में बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ बोलने में बार बार बच्चों को, कि बच्चों करो ना रिसर्च जी, सत्य को निकाल के लाओ, लोगों को बताओ कि हमारी संस्कृति में कितने हीरे मोती जवाहरात सच में हैं। बिल्कुल, उनको निकालिए। तो हमारा एक त्योहार आता है जिसे नाग पंचमी कहते हैं, बिल्कुल, है ना। इसकी महत्वता राहु पीड़ित व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ये बना ही राहु पीड़ित व्यक्तियों के लिए है। अच्छा। हाँ जी, आपको पता है हर ग्रह का अपना एक त्योहार है हमारे पास। ये मुझे नहीं पता था, ये किसी को नहीं पता था। हम तो क्या है ना, काल्पनिक चीजों पे काम कर रहे हैं। लोग कहेंगे मैम बहुत टोंट करिए, लेकिन जब बात मेरे ठाकुर जी पर आ जाए, अच्छा, या बात मेरे वेद पुराण मेरे शास्त्रों पर आ जाए ना, तो मुझे टोंट नहीं, मुझे गुस्सा आता है। और मैं खुला चैलेंज करती हूँ ऐसे लोगों को कि मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे बैठो ना, आके ये कोई करते हैं ना तर्क वितर्क, वो आओ ना सामने सामने मेरे साथ शास्त्रार्थ करो ना। मेरे पॉडकास्ट पे आ जाओ। मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ कि आओ और फिर वहां बताओ मुझे, मैं अपने तर्क रखती हूँ, आप फिर पब्लिक को ये चीज करने दो कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब आपके छठे घर का राहु है तो ऐसे व्यक्तियों को नाग पंचमी पर एक सपेरे से जिंदा नाग लेकर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मतलब उसे जंगल में छोड़ दो वापस, बिल्कुल छोड़ दीजिए, आजादी। छठे घर का राहु इंसान को एक नाग दोष भी देता है। अच्छा। जिसका लाइव एग्जाम्पल हमारे फूफा जी हैं जिनसे अभी आप बात कर रहे थे। अच्छा, लाइव एग्जाम्पल है ये इस चीज का। ये मैम नाग दोष और काल सर्प दोष से वो दोनों अलग अलग सर्प दोष बहुत तरीके के होते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ काल सर्प दोष पूजा सुनी होगी, नाग प्रतिष्ठा भी होती है, पता ही नहीं होगा लोगों को। नाग प्रतिष्ठा को मैंने जब 2-3 बार लोगों को बोला नाग प्रतिष्ठा, बोले काल सर्प दोष, उसकी तो हमने करा ली। उस सर्प का एक ही पता है ना सबको, काल सर्प। नहीं, काल सर्प दोष भी बहुत प्रकार के हैं। तंत्र शास्त्र के अंदर 1008 तरह के काल सर्प दोष हैं। 1008 जी। अच्छा, तो फिर नाग को छोड़ दिया हमने जंगल में। तो आपको नाग पंचमी के दिन एक सपेरे से जिंदा सर्प लेकर उसको आपको मुक्त करा देना है। अच्छा, छुड़वा देना है जंगल के अंदर, और उसके
नियमित मात्र जो भी मतलब उसके खाने का पीने का, क्योंकि देखिए उसकी रोजी रोटी तो उसी से चल रही थी, वो उसी का नित्य दिखा दिखा के अपना जीवन यापन कर रहा था। तो आप उसके नियमित जो भी उसको 10 दिन का 20 दिन का जो खाने पीने का आप दे सकते हैं वो आप उसको दे दीजिए, और ये एक कार्य आप करवाइए, तो आप देखिएगा इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो सर राहु के अंदर ना अब ये तो हमने जनरल हाउसेस की है, जी, किसी की महादशा राहु की चल रही है, अच्छा, ये रेमेडी जो मैं दे रहा हूं वो कर रहे हो, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, चाहे आपका राहु कैसा भी प्लेस्ड हो। अच्छा, किसी भी घर में हो। किसी भी घर में हो, बस वो महादशा या अंतरदशा में होने चाहिए अच्छा। रिजल्ट लेने के लिए। वैसे भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए हींग पाउडर, ओके, आंवला पाउडर और ब्लैक सीसम, काले तिल को रोस्ट कर लो तवे पे, अच्छा, इन सबको ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बना लो। रोज नहाने से पहले 2 चुटकी अपनी नहाने वाली बकेट में डालो, उसके बाद नहाओ। अच्छा, आपको राहु की महादशा, क्योंकि एक कहावत है, आते राहु और जाते राहु कुछ ना कुछ लेके या दे के जाते हैं, अच्छा। तो बच जाओ ना उससे। तो ये महादशा में आपको काफ़ी इजीली आपकी निकल जाएगी। एब्सोल्युटली, यू विल ऑलवेज बी ग्राउंडेड। ठीक है, आपके ऊपर कभी जो भी हमने बातें करी है उसके इफेक्ट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, 5 और 11 के लिए एक चीज और बोलनी चाहूंगा रेमेडियल प्रोस्पेक्ट में। 5 और 11 में अगर राहु केतु हो तो नाग प्रतिष्ठा की पूजा करवा लेनी चाहिए। अच्छा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है बात करते हुए। अभी मैंने आपको छठे घर के राहु के ऊपर एक स्टोरी भी सुनानी है। स्टोरी भी सुनानी थी आपने, लेकिन वो हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। तो ये उसमें राशि भी कवर करेंगे, उसमें राशि भी कवर कर कि लेंगे। किस राशि में राहु होने से आपको किस मंदिर या ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारा पार्ट 2 में करेंगे हम लोग मैम। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि भाई जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि बाकी की जो हाउसेज हैं वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। भाई बहुत मेहनत लगती है इतनी देर बैठ के बात करने में, लाइटों में, और वो सब कुछ, पैसा भी बहुत लगता है, खर्चा भी बहुत होता है। तो सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हम भी थोड़ा कुछ कमा लें। और आप लोग खुश रहिए, देखते रहिए तरुण शर्मा शो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एक तरुण आप ना एक वो डलवा दो फॉर्म, कि जो क्लासेस लेना चाहता है वो फॉर्म फिल कर दे। और एक ये बात मैम ने अभी भी मुझे बताई है कि भाई हम लोग एक फॉर्म डाल देंगे, जो भी लोग सीखना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र वो उस फॉर्म को भर दें, और आप क्या कहते हैं अभय जी से और मैम के साथ आप सीख भी पाएंगे। इससे बड़ी चीज़ और क्या मैं बताऊं आप लोगों को। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और पार्ट 2 देखना मत भूलना। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी।